नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जरूरत को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में राज्य के सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जीवन रक्षा के लिए उपयोग में आने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि निजी अस्पताल बाजार और कंपनियों के सहयोग से खुद रेमडेसिविर का इंतजाम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक राहत इससे मिल सकती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मरीजों के परिजन हैं उनको अस्पताल की तरफ से कह दिया जाता है और फिर वो परेशान होकर यहाँ वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटकते रहते हैं और काफी ज्यादा कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ पर 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 240 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और कच्चा माल बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 81,000 रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ के 3 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ लिया गया। पुलिस ने तीनों के पास से पहले बेचे हुए इंजेक्शन के 82,000 रुपए भी बरामद किए हैं और इससे पहले ये लोग 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 40,000 और 3 इंजेक्शन 27,000 रुपए में बेच रहे थे। और पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो कई राज्यों में देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश का हाल भी वैसा ही है। बहराइच में ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल और मरीज दोनों परेशान हैं। ऐसे में यहाँ के एक समाज सेवी सरवर अली ने अपने दोस्तों की मदद से 16 लाख रुपए इकट्ठा किए और रातों रात बहराइच के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया है। इस प्लांट के लगने से करीब 18 बेड्स को ऑक्सीजन मिल सकेगा। सरवर अली ने इससे पहले भी कोरोना के दौरान कई तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। 1,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज आने से अस्पतालों पर अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बेड मिलना भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह से भर चुका है। ऑक्सीजन वाले बेड मिलना अब और भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल RUHS एक हफ्ते पहले यहां वार्ड के बाहर 100 से अधिक बेड लगवाए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से भर चुका है और इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक लंबी वेटिंग चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल है निजी अस्पतालों का। 3 दिन से भीलवाड़ा से जयपुर आए आसनलाल लालवानी बेटे को लेकर भटकते रहे, फिर आखिरकार इस निजी अस्पताल में भर्ती करवा पाए। वाड़ा भी किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था विद ऑक्सीजन। सामान्य तो है लेकिन ऑक्सीजन वाला था बेड खाली नहीं था, इसीलिए फिर जयपुर आया। जयपुर में भी कहीं खाली नहीं था, केवल यहाँ एक हॉस्पिटल में खाली मिला है। अब उसको एडमिट किया गया है। दिक्कतें तो काफ़ी हो रही है। सरकार भी मानती है कि सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई की है। हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड करीब 14,389 है और 4,477 ICU बेड उपलब्ध है, जिनमें निरंतर वृद्धि की जा रही है। बेड्स की कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध करा दी जाए। अभी तक 140 MT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वो हमको अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जबकि हमारी आवश्यकता आज 250 मैट्रिक टन से ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है तो निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हॉस्पिटल इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये पेंडेमिक है और एक साथ पूरे परिवार बीमार पड़ रहे हैं। पेशेंट का लोड हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा है, उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा है। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बेड कहां उपलब्ध करवाए हैं उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे पता चले कि किस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है। इसका नाम चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क है और नंबर है 0141 222 5624 और 0141 222 500, यानी 0141 222 5624 और 0141 222 5000। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।
कर्नाटक में नेताओं और लोगों की लापरवाहियों का जो नतीजा है वो देखने को मिलने लगा है। संक्रमण दर यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब इस सबको देखते हुए पूरे राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात से 9 बजे से 11 मई सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जो है ये लागू रहेगा, लॉकडाउन। रविवार को कर्नाटक में 34,000 नए मामले सामने आए, जबकि अकेले बेंगलुरु में 20,000 से ऊपर केस सामने आए हैं और अब अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। रविवार को कर्नाटक में 34,000 नए कोरोना केस आते ही येडियुरप्पा सरकार हरकत में आ गई। सोमवार को राज्य में 14 दिन के लॉकडाउन बल्कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। Strict measures to control COVID pandemic will be taken. From tomorrow night till next 14 days, there will be closed down for whole state. 11 मई की सुबह तक चलने वाले इस कर्फ्यू या लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही जरूरी सामान मिलेगा। हालांकि उद्योग धंधों, खेती और जीवन रक्षक उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है। ट्रेन, विमानों से भी सफर चलता रहेगा। टीकाकरण के लिए आ जा रहे लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। 18 पार वालों को कर्नाटक में भी मुफ्त ही टीका मिलना है। राज्य में फिलहाल 2.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर में बीमारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन मामला बिगड़े नहीं, इसलिए सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है। यहाँ दूसरे राज्यों की तरह अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी नहीं दिखती और इसकी सबसे बड़ी वजह एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जो अनजाने में बड़ी तादाद में दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में इस चेन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की बात करते हैं, जहां पर पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामलों में 4 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में संक्रमण दर 12% से ज्यादा हो गई है और मामले बढ़ने के साथ ही अब अस्पतालों की हालत खस्ता होने लगी है। लोगों की शिकायत है कि न उन्हें समय पर टेस्ट रिपोर्ट मिल पा रही है और न ही समय पर उनका इलाज हो पा रहा है। पटना के कंकड़बाग इलाके के निवेदा अस्पताल में रविवार को 4 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। सोमवार को ये मामला सामने आया तो यहाँ जल्दी से ऑक्सीजन पहुँचाई गई, लेकिन अब भी पटना में बहुत सारे लोगों को अपनों के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के लिए आए थे लेकिन खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन भरवाने आए हुए थे, पिछले 1-1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आईजीआईएमएस जैसे सरकारी अस्पताल में भी प्रबंधन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबकी शिकायत एक ही है, मांग के तुलना में सप्लाई नहीं मिल रहा। उधर पड़ोस के जिलों जैसे जहानाबाद में लोगों की शिकायत है कि आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट 5 दिन पर मिल रही है और अस्पताल में प्रबंधन ठीक नहीं। रात में अगर कोई ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो नहीं लग पाता है, लगाने वाला नहीं है, इंजेक्शन का सही टाइम पे नहीं दे पाता है। एंटीजन तो किट से होता है, वो एट ए टाइम रिपोर्ट बताता है, लेकिन लोगों को जहाँ तक मतलब एक्यूरेट है कि नहीं इस बारे में थोड़ा शक रहता है। लेकिन आरटी-पीसीआर एम्स में जाता है शायद और वहाँ से थॉरली जांच होकर आता है, तो उस पर थोड़ा विश्वास लोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहीं इस बीमारी से प्रभावित लोगों को 2 प्रमुख समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक, जिनके अंदर इस बीमारी के लक्षण हैं, जब वो अपनी जांच देते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है, और दूसरी ओर अस्पतालों में ना बेड है, ना दवा और ना ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल पा रही है। जहानाबाद से मुकेश और पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ये सारी परिस्थितियां ये भी बता रही हैं कि राज्य सरकारों ने आखिर किया क्या है, जो सेहत को लेकर जिस तरह से व्यवस्था की जानी थी उसको लेकर। कोरोना और लॉकडाउन पर बड़ा असर जो है अब वो शादियों पर भी पड़ने लगा है। जो शादी टाल नहीं सकते वो इजाजत के लिए जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। पाबंदी के बाद से सैकड़ों अर्जियां आ गई हैं जिनमें शादी के लिए इजाजत मांगी गई है। ऊपर से रात के कर्फ्यू का सबसे बुरा असर जो है वो बारात घरों पर पड़ा है। उनकी बुकिंग लगातार कैंसिल होती जा रही है। अभिजीत सिंह परेशान हैं। 3 बार शादी की वेन्यू बदल चुके हैं। पहले दिल्ली से नरवाना किया और अब जींद के अपने इस गांव में। सबको नई जगह मिलना भी मुश्किल है। 24 अप्रैल का हमारा मुहूर्त निकला था शादी के लिए, जो हमें दिल्ली करनी थी,
लेकिन ड्यू टू कोविड के चक्कर में दिल्ली हम शादी कर नहीं पाए, क्योंकि गाइडलाइन आई जा रही थी। तो हमने फिर उसको शिफ्ट किया नरवाना में, लेकिन पता लगा कि वहाँ पे भी गाइडलाइंस चेंज होगी, वो भी 3 दिन के अंदर में। तो हमें फिर नरवाना से भी शिफ्ट करके गांव में हमें अपनी शादी शिफ्ट करनी पड़ी। जितने कार्ड थे वो सारे वेस्ट हुए, और जितने हमने पैसे दिए थे काफ़ी जगह पे, जो रिटर्न के लिए भी इशू रहता ही है उस चीज़ का, जितने गेस्ट थे उनको मना करना पड़ा, वो भी 2 दिन पहले 1 दिन पहले। हमारा तो गांव पास में ही था, हम एडजस्टमेंट कर ली, घर वालों के साथ शादी कर ली, लेकिन काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई होगी। पवन शास्त्री को भी 3 बार कार्ड छपवाना पड़ा और समय भी बदलना पड़ा, लेकिन ये काम आसान नहीं था। कोरोना की वजह से सरकार की जो कंडीशनें थी उनको देखते हुए मैंने जो कार्ड बांटे थे, 500 की कंडीशन आने की वजह से मैंने कुछ रिश्तेदारों को और यार दोस्तों को शादी में आने से मना ही करना पड़ा, क्योंकि भाई मैं सरकार के नियम मानने के लिए बाध्य हो चुका हूँ। लेकिन उसके बाद दूसरी परिस्थिति ये आई कि मेरी रात की जो शादी थी, रात को कर्फ्यू लग गया, और कर्फ्यू लगने की वजह से मेरी रात की शादी जो वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने दिन की शादी करने के लिए दोबारा से नए सिरे से कार्ड उस अलग डेट के छपवाने पड़े, तो वो मेरे कार्ड जो बांटे हुए थे वो गलत हो गया सिस्टम। अफसरों के लिए भी शादी की मंजूरी देना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल हरियाणा में घर के बाहर शादी करेंगे तो अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं और घर के भीतर 30 लोग। गृह मंत्री अनिल विज की सलाह है कि लोग रात का कर्फ्यू शुरू होने से पहले समारोह कर लें। जिला प्रशासन से इजाज़त लेके तय सीमा के अंदर जो सीमा तय की है वो कि कितनों की हाजिरी हो सकती है वो परमिशन लेकर कर सकते हैं। सब ये माना जाए कि 4 घंटे में लोगों को कार्यक्रम निपटाना होगा, मजबूरी है, इतना कोरोना फैला हुआ है, उसको रोकना तो है ही है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि रात्रि लॉकडाउन जो 10 बजे लगता है उससे पहले ही आप शाम के 4 घंटे में शादी ब्याह का आयोजन जो है वो कर लें। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में जब कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा हो तो आप शादी ब्याह का आयोजन ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसमें ये जरूर सुनिश्चित करें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।